हेलो गाइस। तो कैसे हो सब लोग। आज का जो टॉपिक है ये दिखाई दे रहा है सबको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज का ये क्लास टोटली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर रहेगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये जो क्लास होगा ये दोनों डिग्री स्टूडेंट्स एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये जैसे डिग्री स्टूडेंट्स को चाहिए होता है उतना ही एचएस के जो मतलब कम्पिटिटिव देने में इच्छा रखते हैं उन लोगों के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस पार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कम्पिटिटिव में। और दूसरी बात डिग्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आज का जो क्लास रहेगा टोटली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर रहेगा, लेकिन इस क्लास के ऊपर डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। इससे पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थोड़ा बेसिक आइडिया चाहिए होगा। तो वो आइडिया मैं पकड़ रहा हूं अभी आप लोगों के पास है, क्योंकि मैंने अभी तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई भी क्लास नहीं लिया, तो मैं इन फ्यूचर लूंगा। तो अभी डायरेक्ट मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर जा रहा हूं। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर आइडिया है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये एक्चुअली कहां से आया, ये एक्चुअली आया आफ्टर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पाउलिंग ने बनाया था। बीबीटी थ्योरी जो पाउलिंग ने बनाया था, पाउलिंग, आफ्टर दैट ये सीएफटी आया। बीबीटी का कुछ लिमिटेशंस था, वो लिमिटेशंस की वजह से एक नया कंसेप्ट लाना पड़ा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बीबीटी से ऑलमोस्ट उसका एक कॉम्प्लेक्स, जब एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैं बोल रहा हूं, सिंपल एक आइडिया दे रहा हूं। एक मेटल होगा, ट्रांजिशन मेटल पकड़ लो। ट्रांजिशन मेटल के साथ जब कोई भी एक लिगांड बॉन्ड करेगा, लिगांड एल लिगांड बॉन्ड करेगा कोई भी, तब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसा नहीं कि ए लिगांड 6 ही होना पड़ेगा। हम लोग आज का जो क्लास रहेगा वो स्पेसिफिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए रहेगा। इसमें टेट्राहेड्रल आता है, स्क्वायर प्लेनर आता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स आता है। हम लोग ऑक्टाहेड्रल अभी पढ़ेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल मींस जब कोई 6 लिगांड किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके बैठा हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोई भी अगर स्पीशीज अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड करता है, तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस केस में हम लोग देखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं, उसके बाद शेयरिंग होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो लिगांड उसी को बोलते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन देके किसी के साथ बॉन्ड करे, उसको बोलते हैं लिगांड। क्लियर। इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहना पड़ेगा। लिगांड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहना पड़ेगा, आइदर लोन पेयर और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लो पकड़ लो NH3, ये एक लिगांड है, ये इसके क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे H2O ये भी एक लिगांड है, इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। सिमिलरली F- ये भी एक लिगांड है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Cl- ये भी एक लिगांड है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस टाइप का स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं लिगांड, जो मेटल के साथ बॉन्ड करता है। क्लियर। और इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स का नाम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब मेटल के साथ 6 कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए हम लोग को एकदम अच्छे से बीबीटी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि बीबीटी सबको आता है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा ये क्लास को। तो बीबीटी से हम लोग को पूरा पता चल गया था। बीबीटी से हम लोग को क्या क्या पता चला था, स्ट्रक्चर के बारे में पूरा आइडिया चल गया था। हम लोग को स्ट्रक्चर के बारे में पूरा आइडिया मिला था बीबीटी से। बीबीटी हम लोग को पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, जियोमेट्री क्या होता है, वो जियोमेट्री के बारे में ये बीबीटी ने हम लोग को पूरा आइडिया दे रखा था। लेकिन मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मैक्सिमम ट्रांजिशन metal complexes are colored. Why? ये जो why का आंसर है ये VVT नहीं दे सका। ये जो why का आंसर है ये VVT नहीं दे सका। और इसका एक और बहुत सारा बुक्स में ऐसा भी मिलेगा कि VVT cannot explain, VVT cannot explain
the electronic spectra of transition metal complex। तो ये चीज पीवीटी नहीं बोल पाया। दूसरा चीज मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी विथ टेम्परेचर ये भी बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये गया लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी, मैग्नेटिक मोमेंट और बिहेवियर विथ टेम्परेचर, ये भी बीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन। क्लियर? तो ये गया हम लोग का बीबीटी का लिमिटेशन के बारे में गया। तो उसी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो आया सीएफटी से ये जो दो लिमिटेशन देखे हम लोग, ये लिमिटेशंस सीएफटी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो ये गया बीबीटी का एक थोड़ा आइडिया, ब्रीफ आइडिया। तो अभी हम लोग देखेंगे सीएफटी क्या है। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये हम लोग को क्या देता है? ये हम लोग को कलर के बारे में आइडिया बोल देगा, कलर के बारे में बोल पाता है। किसका कलर? वाइड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का कलर। नंबर 2, थोड़ा बहुत, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत। नंबर 2, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी ये अच्छा खासा आइडिया दे देता है हम लोग को। तो ये गया हम लोग का सीएफटी का टारगेट। यही टारगेट के लिए सीएफटी लाया गया। जो बीबीटी नहीं बोल पा रहा है वो सीएफटी को बोलना है। तो अभी देखो, सीएफटी ने जब शुरू हुआ, सीएफटी ने जो अपना पहला लॉजिक बताया, पहला जो आइडिया दिया सीएफटी ने, वो क्या था? उन लोगों ने बोला, सीएफटी साइंटिस्ट, जिन साइंटिस्ट ने सीएफटी बनाया, तो उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने बोला कि सीएफटी में हम लोग मेटल और लिगांड के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, ऐसा बोल रहे वो लोग बोल रहे मेटल, बिटवीन मेटल एंड लिगांड कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स नहीं है। एंड सीएफटी में लिगांड्स तो समझ में आया, लिगांड्स आर पॉइंट चार्जेस, मतलब सीएफटी में लिगांड को एक पॉइंट चार्ज की तरह देखा गया। मगर पकड़ लो एक निगेटिव चार्ज, कुछ एक पॉइंट चार्ज, एक निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, कुछ एक निगेटिव चार्ज देख रहे हैं उसको। सिर्फ सीएफटी में लिगांड को क्या देख रहे हैं? निगेटिव चार्ज देख रहे हैं, नथिंग एल्स, पॉइंट चार्जेस। एंड उन लोगों ने बोला सीएफटी में बिटवीन, उन लोगों ने बोला नो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स बिटवीन कौन? लिगांड ऑर्बिटल एंड मेटल ऑर्बिटल। ये क्या हुआ? अगर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ना हो, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में देखे थे बहुत पहले, HS1 में देखे थे कि कोई भी चीज अगर बॉन्ड करता हो, वो चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, वो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, वहां पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता ही है। लेकिन सीएफटी क्या बोल रहा है? यहाँ पे कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं है। दैट मीन्स इन सीएफटी बॉन्ड between metal and ligand are purely electrostatic। सीएफटी बोल रहा है जो बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगांड है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज मेटल है और हम लोग तो लिगांड को पॉइंट चार्ज पकड़े ही, तो दोनों में एक इंटरेक्शन जस्ट हो रहा है, नथिंग एल्स। यही पे मार खा गया सीएफटी, यही पे मार खा गया। इन रियलिटी में ये नहीं है एक्चुअली।
ठीक है, अभी हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा रहे, अभी हम लोग पकड़ रहे ये सीएफटी का 3 मेन पॉइंट। सीएफटी ने ये सब बोला, अभी हम लोग को ये फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सीएफटी के बाद भी एक आता है एलएफटी, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं, लिगैंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये भी देखेंगे हम लोग, पहले सीएफटी खत्म कर दे। तो समझ में आया सीएफटी क्या है? तो अभी सीएफटी के हिसाब से मैं थोड़ा समझाता हूं बॉन्डिंग क्या है। उससे पहले थोड़ा एक आइडिया चाहिए होगा हम लोग को डी ऑर्बिटल के बारे में। डी ऑर्बिटल तो सबको पता है, डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में सबको पता है क्या? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेना बुक से, किसी भी बुक से। हम लोग ऐसे लिखते हैं डी ऑर्बिटल में टोटल, ये जो डी है, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होता है। ये जो डी शेल होता है, जो डी शेल होता है, डी शेल में क्या होता है? क्या होता है? शेल नहीं, सबशेल। शेल तो मतलब अगर 3D होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के हम लोग शेल बोलते हैं। तो डी सबशेल में कितना ऑर्बिटल है? डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है। ये 5 ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर भी हम लोग को मालूम है, अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में था कुछ। डी का पाथ स्ट्रक्चर क्या क्या है? ये देखो, डी का पाथ स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, एक्स वाई, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर। ये है z, इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। और एक्स वाई, ये है डी एक्स वाई, वाई जेड। याद रखना सेम नहीं है दोनों, मैंने एक्सिस चेंज किया एक्चुअली। इसको अगर ये एक्स वाई है तो वाई जेड होगा, वाई जेड इधर से होगा, तो इन दोनों के बीच ऑर्बिटल है एक्चुअली। में हमारे तरफ से हम लोग इधर से देख रहे, हम मैं इसको इजी, ताकि हम लोग को इजी हो इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये लिख रहा हूं मैं, सब सेम है, डी जेड एक्स। तो ये 5 शेप्स है डी ऑर्बिटल का। तो देखो यहां से कि इतना तो समझ में आ रहा है, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर जो 2 ऑर्बिटल है, वो दोनों ही ऑर्बिटल एक्सियल है। व्हेयरएज बाकी जो 3 ऑर्बिटल एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, वो तीनों ऑर्बिटल एक्सियल नहीं है, एक्सियल नहीं है, इक्वेटोरियल है, मतलब 2 एक्सिस के बीच में आ रहा है। देखो कोई भी मतलब एक्सिस की तरफ नहीं है। तो ये बात याद रखना, ये 2 ऑर्बिटल का शेप जो है वो एक्सियल है, और ये 3 ऑर्बिटल का एक्सियल नहीं है, वो इन बिटवीन 2 एक्सिस है। तो याद रखना ये डी ऑर्बिटल का शेप है। तो ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे मेटल के साथ कैसा इंटरेक्शन कर रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। लिगैंड मेटल के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है ये हम लोग अभी देखेंगे। पकड़ लो हमारे पास ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है, एम मेटल 6 लिगैंड, और पकड़ लो सर पे उसका +3 है, Ml6 3+, कोई एक 3+ छोड़ दो, अभी 3 भी छोड़ दो, यहाँ पे n+, कोई भी नंबर हो सकता है n+। तो अभी क्या है, अभी ऑक्टाहेड्रल, हम लोग अभी इस चैप्टर में ऑक्टाहेड्रल नहीं पढ़ रहे। आज का जो क्लास है हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस कोई एक मेटल यहाँ पे है, कोई एक मेटल यहाँ पे है, मेटल सेंटर में है, इधर में एक बॉन्ड हुआ, इधर में एक बॉन्ड हुआ, इधर में एक बॉन्ड हुआ, इधर एक बॉन्ड हुआ, और ये है ऑक्टाहेड्रल का शेप। अगर हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल का शेप कुछ ऐसे आता है, ये है ऑक्टाहेड्रल का शेप। ये है ऑक्टाहेड्रल का शेप, मतलब मेटल के साथ देखो अच्छे से, यहाँ पे एक लिगांड है, 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 यहाँ पे एक लिगांड है। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऐसे है जहाँ पे सेंटर में मेटल है और 6 लिगांड 6 एक्सिस से आ रहा है, 6 लिगांड 6 एक्सिस से आके मेटल को बॉन्ड किया। ये है Ml6 का, ये इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो लिगांड जब भी आ रहा है किधर से आ रहा है, लिगांड जब भी आ रहा है एक्सिस से आ रहा है, किधर से बॉन्ड किया, एक्सिस से किया। तो इसको अगर देखोगे, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से अगर देखोगे, मेटल हमेशा अपना डी ऑर्बिटल यूज करता है बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग जब करता है किसी के साथ, मेटल अपना डी ऑर्बिटल यूज करता है, इसलिए मेटल्स आर नोन फॉर। तो मेटल के साथ जब बॉन्ड किया, हम लोग पता है ये वाला मेटल है, मेटल का जो याद होगा तुम लोग को, dx² - y² कुछ ऐसा था। अगर ये एक्सिस रहा तो मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, dx² - y² ऐसे ही था, कुछ एक्सिस की तरफ जाता है, और z² कुछ ऐसे था, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। तो इतना तो पता ही चल रहा है।
यहाँ पे मेटल ने अपना जब बॉन्डिंग किया होगा, या फिर जो भी बॉन्डिंग नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, ये कौन कौन सा ऑर्बिटल में हुआ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। लेकिन बाकी जो 3 ऑर्बिटल था dxy, yz एंड zx, ये सब कहा गया तो फिर, ये सब कहा गया तो फिर एक्चुअली जब भी लिगांड मेटल के साथ बॉन्ड करता है, ये तीनों ऑर्बिटल लिगांड के साथ सिग्मा बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है। ये दोनों जाता है सिग्मा बॉन्डिंग में, ये दोनों ऑर्बिटल जाता है सिग्मा बॉन्डिंग में, ये सिग्मा बॉन्डिंग में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल का, ये जो 3 ऑर्बिटल है, इसका सिमेट्री लिगांड का जो सिमेट्री है, लिगांड का ऑर्बिटल का जो सिमेट्री है, इसके साथ मैच नहीं होता है। हम लोग देखे थे सिग्मा बॉन्ड कोई भी बॉन्ड कब होता है, जब ऑर्बिटल ऑर्बिटल का सिमेट्री मैच होता है, नहीं तो बॉन्ड नहीं होगा। तो लिगांड हमेशा डी का x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर के साथ ही बॉन्ड करता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, देखो ये जब हो रहा है, ये जब पूरा जब ये सब घट रहा है, तब क्या हो रहा है एक्चुअली, ये रहा हम लोगों के पास मेटल का 5 ऑर्बिटल, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, मेटल का डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल का 1 2 3 4 5। तो अभी यहां पे कुछ भी नहीं, ये फ्री मेटल है, ये फ्री मेटल है। तो जब लिगांड मेटल की तरफ आ रहा होगा और हम लोग पकड़ते हैं कि लिगांड सिमेट्रिकली एक पॉइंट चार्ज है, सिमेट्रिकल पॉइंट चार्ज है, तो लिगांड क्या करेगा, ये पांचों, अगर इमेजिन करो लिगांड जब भी अप्रोच कर रहा है, अभी इसका ये एनर्जी लेवल, ये है एनर्जी लेवल, तो अभी इसका एक एनर्जी लो लेवल में, जब भी लिगांड मेटल की तरफ आ रहा है विथ इलेक्ट्रॉन्स, विथ फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिगांड के पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, और डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब भी लिगांड मेटल के साथ बॉन्ड करने के लिए दूर से स्पेस से आ रहा है, आके क्या देखेगा, डी ऑर्बिटल विथ फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट ये जो डी ऑर्बिटल है, इसका एनर्जी हाई हो जाएगा, इसका एनर्जी हाई हो जाएगा। जैसे ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल लिगांड फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल लिगांड फील्ड। जब लिगांड सिमेट्रिकल होगा तब हम लोग इमेजिन कर रहे हैं डी ऑर्बिटल कुछ ऐसे हाई एनर्जी हो गया, लेकिन इन रियलिटी में क्या होता है, देखो मैंने पहले ही बोला, जब लिगांड आ रहा है तो मेटल में टोटल 2 तरीके का ऑर्बिटल्स है, एक दो ऑर्बिटल से अगर ये पकड़ लो z एक्सिस है, ये पकड़ लो अगर x एक्सिस है, और ये पकड़ लो अगर y एक्सिस है, तो देखो x y और z ये सब एक्सियल बॉन्ड है, ये सब एक्सियल है, एक्सिस है। इसी तरह इधर में आएगा -x, इधर जाएगा -z, इधर जाएगा -y जाएगा। तो अभी क्या होगा, देखो लिगांड जब भी आएगा ना, तो तुम लोग बोलो लिगांड सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, लिगांड का जो रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो डी ऑर्बिटल में कहीं पे भी हो सकता है, इन तीनों में भी हो सकता है, इन 2 में भी हो सकता है, मतलब कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पकड़ लो सब जगह में इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी जब लिगांड आ रहा है मेटल के साथ बॉन्ड करने के लिए, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा ऑर्बिटल्स में होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में। यहाँ पे जो क्या क्या ऑर्बिटल है, यहाँ पे dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। तो जो 2 एक्सियल ऑर्बिटल है, they will feel more repulsion than those equatorial orbitals. Equatorial orbitals means एक्सियल नहीं है, 2 एक्सिस के बीच में आ रहा है, ये तीनों ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो लिगांड कहां से अप्रोच कर रहा है, लिगांड तो जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन है उसका कॉर्नर में है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर में कौन है, कॉर्नर में ये 2 ऑर्बिटल है, एक्सिस एक्सियल। तो लिगांड जब भी आ रहा है तो एक्सिस में जो ऑर्बिटल्स है उसको ज्यादा रिपेल कर रहा है, और जो इक्वेटोरियल है उसके साथ उसका इंटरेक्शन थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि लिगांड तो ये अगर एक्सिस है, लिगांड तो एक्सिस में जो ऑर्बिटल है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना, और इक्वेटोरियल ऑर्बिटल समवेयर यहाँ पे होगा, तो लिगांड इधर से आ रहा है, ऑर्बिटल यहाँ पे, इसके साथ भी रिपल्शन होगा, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा देन एक्सियल ऑर्बिटल। तो इसीलिए ये ऑर्बिटल अभी और दिखने में ऐसा नहीं रहेगा, ये स्प्लिट हो जाएगा 2 लेवल में,
ये स्प्लिट हो जाएगा दो लेवल में, ये रहा उसका दो लेवल, इसका नाम हो गया T2G और इसका नाम हो गया EG। ये ट्रिपलेट स्टेट है, मतलब ये तीन भाग में भाग हो गया, ट्रिपली डिजेनरेट बोलते हैं इसको बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट मतलब सेम एनर्जी लेवल। ये भी डिजेनरेट है, ये भी डिजेनरेट है, लेकिन ये फ्री स्टेट में डिजेनरेट है। यहाँ पे अभी भी मेटल डिजेनरेट था, लिगांड का फील्ड आ गया, फिर भी डिजेनरेट था थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन आफ्टर दैट ये सब डिजेनरेट नहीं रहा, डिजेनरेसी यहाँ पे लॉस्ट हो गया। ये 5 ऑर्बिटल दो भाग में भाग हो गया, डिवाइड हो गया, एक T2G एक EG। EG मतलब क्या है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, dz स्क्वायर ऊपर चला गया, और यहां पे रह गया dxy dyz एंड dzx। क्यों ये लोअर हो गया एनर्जी इससे, क्योंकि ये एनर्जी लेस रिपल्शन फील कर रहा है, किससे, लिगांड से। ये क्यों एनर्जी हाई हुआ, क्योंकि ये दो ऑर्बिटल मैक्सिमम रिपल्शन फील कर रहा है फ्रॉम द लिगांड्स, बिकॉज लिगांड्स ये दो ऑर्बिटल की तरफ ही आ रहा है, whereas ये दो ऑर्बिटल, ये तीन ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि इनका अलाइनमेंट लिगांड का जो अलाइनमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा है। हम लोग बोल सकते हैं इसका सिमेट्री और लिगांड का सिमेट्री मैच नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है जहां पे d ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट, वन ट्रिपली डिजेनरेट, वन डबली डिजेनरेट। ये हुआ तुम्हारा ट्रिपली डिजेनरेट, क्योंकि तीन भाग है यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड, और ये हुआ डबली डिजेनरेट, ये हुआ डबली डिजेनरेट। तो ऐसा कुछ स्प्लिट होता है, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम बुक्स में यहां से इसको स्प्लिट कर देते, ये स्टेप हम लोग नहीं दिखाते, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल स्टेट है। अगर लिगांड सिमेट्रिकल फील्ड होता, अगर लिगांड सबके साथ इक्वली इंटरेक्ट करता, तो ऐसा एक सिचुएशन होता, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है। लिगांड ऐसा होता है इनिशियली, बाद में डिफरेंटली इंटरेक्ट करता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ, तो स्प्लिटिंग ऐसा कुछ हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है कुछ ऐसा नहीं है, हमेशा हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमेशा डी ऑर्बिटल है, हम लोग ऐसे इससे हम लोग दो भाग में भाग करेंगे, T2G एंड EG। T2G इन द लोअर एनर्जी स्टेट, EG इन द हायर एनर्जी स्टेट। मतलब ये डी ऑर्बिटल दो भाग में भाग हो गया, एक में तीन ऑर्बिटल स्टेबलाइज हुआ और एक में दो ऑर्बिटल क्या हुआ, एनर्जी हाई हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया कंपेयर टू दिस। क्लियर। तो ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच, इसको डेल से डेल दिया जाता है, डेल डेल कैपिटल डेल, और नीचे ओ ऑक्टाहेड्रल, मींस ये ओ से पता चलता है कौन सा डेल जो है, डेल किसका है, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड किसको बोलते हैं, सिंपल, जब मेटल के साथ 6 लिगांड ज्वाइन होगा तब उसमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड जनरेट होगा, इस तब उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, इसीलिए डेल ओ बोलते हैं, ठीक है, डेल ओ बोलते हैं। क्लियर। एंड डेल ओ इज इक्वल टू 10 dq, इसको 10 dq भी बोलते हैं, ठीक है, आइदर डेलो और 10 dq। तो हम लोग ये नोटेशन यूज करेंगे, तो याद रखना डेलो इज इक्वल टू 10 dq, याद रहेगा। ओके, तो यहां से हम लोग को पता चला कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल अभी स्प्लिट हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिगांड। तो यहाँ पे जो ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, ये है मेटल डी ऑर्बिटल अंडर द influence of ligand, metal d orbital under the influence of ligand। तो ये चीज पूरा समझ में आया या फिर नहीं आया, हमेशा याद रखना डी ऑर्बिटल ऐसे ही स्प्लिट होगा। तो इसको मैं अभी रैप कर रहा हूं, इतना हम लोग को समझ में आएगा कि मेटल हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ लिगांड ऐसे ही स्प्लिट करेगा। क्यों, मेटल में दो तरीके का ऑर्बिटल होता है, एक होता है एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल। तो एक्सियल में लिगांड आता है बोल के एक्सियल का एनर्जी हमेशा हाई होता है, एक्सियल मींस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, और इक्वेटोरियल का एनर्जी हमेशा लो क्यों होता है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन लिगांड के साथ कम होता है, इसीलिए स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा ना, मेटल का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 स्प्लिट होके कुछ ऐसा पिक्चर आया हम लोग के पास, कुछ ऐसा पिक्चर आया, जिसको हम लोगों ने बोला ये EG, ये T2G, और ये डी ऑर्बिटल ये स्प्लिट होके ऐसा हुआ इन प्रेजेंस ऑफ लिगांड। यहाँ पे पकड़ लो 6 लिगांड है, 6 लिगांड, और ये मेटल का है,
तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अभी 6 लिगांड का नहीं है, सिर्फ मेटल L6 ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स का है, पकड़ लो। तो जब भी ऐसा होगा ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, और ये जो स्प्लिटिंग है इसको हम लोग बोलेंगे डेल ओ, और 10dq मैंने बोला था। तो ये जो डेल ओ ये कितना सेपरेट होगा, ये कितना सेपरेट होगा, अभी हम लोग देखेंगे। ये जो डेल वैल्यू है ये कितना सेपरेट होगा, ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या चीज के ऊपर है डेल वैल्यू डिपेंड करता है, क्या क्या चीज के ऊपर है डेल वैल्यू डिपेंड करता है। नंबर 1 टाइप ऑफ मेटल, टाइप ऑफ मेटल। नंबर 2 टाइप ऑफ लिगांड। तो ये दो चीज के ऊपर ये डेल वैल्यू डिपेंड करता है। डेल वैल्यू मींस कुछ नहीं है, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन T2G एंड EG। ये क्यों हो रहा है, पहली बार तो ये क्यों हो रहा है, जब मेटल के सामने कोई लिगांड जा रहा है, स्प्लिट कर रहा है, तो सिंपल जितना ज्यादा मेटल एंड लिगांड का इंटरेक्शन होगा, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, इसमें उतना ही एनर्जी गैप होगा, क्योंकि उतना जोर से इसको फोर्स दे रहा है ना। मेटल आके लिगांड आके मेटल के से घूम ऐसे मार रहा है, मारने के बाद क्या हो रहा है, ये सेपरेशन हो रहा है। मारना मींस क्या है, इंटरेक्शन होना, ठीक है। मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है, तो लिगांड का नेगेटिव आके इसको मार रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है। तो मेटल और लिगांड के बीच जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि सीएफटी में बोला ये पूरा सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही जोर से लिगांड आके मेटल के साथ अटैच होने का कोशिश करेगा, और उतना ही एनर्जी सेपरेशन होगा बिटवीन T2G एंड EG। सिंपल। तो ये जो एनर्जी सेपरेशन है हर मेटल में सेम नहीं है, क्योंकि हर मेटल का मेटल डिफरेंट होता है, लिगांड भी डिफरेंट हो सकता है, चार्ज भी डिफरेंट हो सकता है मेटल में, हम लोग देखेंगे। तो ये जो चीज है, जो डेल गैप, ये गैप टोटल दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक टाइप ऑफ मेटल और एक टाइप ऑफ लिगांड के ऊपर डिपेंड करता है। एक टाइप ऑफ मेटल एंड एक टाइप ऑफ लिगांड के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो एनर्जी गैप है हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, किसी भी मेटल जब लिगांड के साथ बॉन्ड करता है, उसके बाद ये दो एनर्जी गैप हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल के कुछ है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल के कुछ है, उससे हम लोग ये गैप को हम लोग निकाल सकते हैं, इस डेल वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एक और चीज आता है, ये तो गया डेल वैल्यू, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे याद रखना, जब भी लिगांड आके मेटल के साथ ऐसा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होता है उन लोगों के बीच इंटरेक्शन, आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा ये T2G लेवल जो dxy dyz dxy yz एंड dzx, और ये रहा dx² - y² एंड dz²। हम लोगों ने देखा ये तीन ऑर्बिटल स्टेबलाइज हुआ और ये दो ऑर्बिटल अनस्टेबल हुआ, मतलब थोड़ा एनर्जी उसका बढ़ा। तो ये जो देखा, ये वैल्यू को याद रखना, हमेशा ये इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। तो इस बेरी सेंटर के इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है मतलब इसको कितना स्टेबलाइज हुआ, -0.4 डेल नॉट स्टेबलाइज हुआ, ये वैल्यू है। और ये जो इंक्रीज कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, +0.6 डेल नॉट। ये बात हमेशा याद रखना, ये वैल्यू हम लोग को बोल के देता है। ये जो डी ऑर्बिटल आफ्टर इंटरेक्शन विथ लिगांड, ये डी ऑर्बिटल अपना इस तीन ऑर्बिटल को कितना स्टेबलाइज कर रहा है, कैलकुलेशन रिवील्स -0.4 डेल 0 डेल ओ, एक्चुअली डेल ओ रिड्यूस कर रहा है, एनर्जी स्टेबलाइज कर रहा है, व्हेयरएज इन दो ऑर्बिटल को बेरी सेंटर से +0.6 डेल ओ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग को याद रखना होगा, ये दो वैल्यू -0.4 डेल ओ स्टेबलाइज एंड +0.6 डेल नॉट डेल ओ इंक्रीज्ड, एनर्जी इंक्रीज्ड। क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स के ऊपर, फैक्टर्स कैसे डिपेंड करता है। पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मेटल। पकड़ लो, हमारे पास दो मेटल है, लेकिन मेटल के अंडर में पहला नंबर 1 मेटल हैविंग डिफरेंट चार्ज, मेटल्स हैविंग डिफरेंट चार्ज। पकड़ लो, ये दो एग्जांपल मैं देता हूं। Fe देखो Fe के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, और पकड़ लो यहाँ पे 3+। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं FeH2O6, पकड़ लो 2+। तो इसका जो डेल वैल्यू है, डेल ओ वैल्यू, इसका डेल ओ वैल्यू पकड़ लो 3+ है, इसका ऑलमोस्ट 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स है। और इसका जो डेल वैल्यू निकला, इसका पकड़ लो 10,400, नियरली वैल्यू
इतना है। तो देखो डेल वैल्यू किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। मतलब हम लोग इसका अगर ड्रॉ करेंगे, ये कंपाउंड पकड़ लो Fe का डी ऑर्बिटल, Fe डी ऑर्बिटल, Fe का डी ऑर्बिटल जब ये इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, लिगांड के साथ, किस कंपाउंड में, FeH2O6 3 प्लस में, ये गया T2G, ये गया Eg, और ये जो गैप है इस गैप का वैल्यू है 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स। व्हेयरएज यहां पे जो गैप है, यहां पे जो गैप है, यहां पे जो गैप है, इस गैप का वैल्यू कितना है, इस गैप का वैल्यू है 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स। ये गया T2G, ये गया Eg, ये गया इसका, ये गया इसका। तो इन दोनों में देखो, ये गया तुम्हारा FeH2O6 2 प्लस का। तो इतना समझ में आ रहा है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसमें मेटल का, मेटल यहाँ पे +3 स्टेट में है, यहाँ पे मेटल +3 स्टेट में है, यहाँ पे मेटल +2 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल लिगांड है, इन सबको न्यूट्रल लिगांड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से समझ में आ जाएगा। न्यूट्रल लिगांड मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में उसका मतलब नंबर 0 आता है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 लेते हैं हम लोग। तो जो भी हो, जो मतलब न्यूट्रल लिगांड के बाद क्या होता है, जितना चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होता है उतना ही चार्ज मेटल के ऊपर आ जाता है। तो +3 है इसका चार्ज और +2 है इसका चार्ज। रोमन नंबर में देने से प्लस नहीं देना पड़ता है, क्योंकि रोमन नंबर मींस इज प्लस, मतलब ये कन्वेंशन है। तो +3 में क्या हो रहा है, ये डेल वैल्यू ज्यादा है, +2 में ये डेल वैल्यू कम है। तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं, जब भी मेटल हमको मेटल दिया जाएगा विद डिफरेंट चार्जेस, हमेशा चार्ज के ऊपर देखना। तुम्हें क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को देगा, कंपैरेटिव में भी देगा और डिग्री स्टूडेंट को ऐसे भी क्वेश्चन आता है ऐसा कि किसका डेल वैल्यू ज्यादा होगा। आंसर दो, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स देगा और बोलेगा कंपेयर करो किसका डेल वैल्यू ज्यादा होगा। तो डेल वैल्यू उसका ही ज्यादा होगा जिसका चार्ज ज्यादा होगा। हमेशा याद रखना, डेल वैल्यू जिसका मेटल में जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डेल वैल्यू इतना ज्यादा होगा। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं ये डेल ज्यादा है देन दिस, ये छोटा है। तो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ करता हूं ताकि तुम लोग समझो, थोड़ा डिफरेंस समझ में आए दोनों में से। ये कम है, ये कम है कंपेयर टू, कम है 10,000, कितना था 400 ना, 400 सेंटीमीटर इनवर्स Eg एंड T2G। ये कम है, क्यों? क्योंकि इसका चार्ज कम है, इसका चार्ज ज्यादा है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा, याद करो, जितना ज्यादा चार्ज होगा Fe3 प्लस और Fe2 प्लस, तो एक में प्लस डेंसिटी ज्यादा है, एक में प्लस डेंसिटी कम है। प्लस डेंसिटी कम है, प्लस ज्यादा मींस साइज भी छोटा, प्लस ज्यादा मींस साइज भी छोटा। तो ये रहा इसका और ये रहा इसका, साइज बड़ा है। तो जितना ज्यादा छोटा होगा, मतलब जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, उतना लिगांड क्या है, पॉइंट चार्ज। किस तरह का, निगेटिव। किस तरह का, निगेटिव पॉइंट चार्ज। और न्यूट्रल मतलब निगेटिव एंड होगा, उसमें डाइपोल मोमेंट होगा। अगर न्यूट्रल लिगांड है तो उसमें निगेटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन निगेटिव डाइपोल तो हो गई, तो डाइपोल। तो क्या होगा, अभी इसके साथ इसका इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा या फिर इसके साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा। इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। निगेटिव का डेंसिटी इक्वल है दोनों में, लेकिन चार्ज डेंसिटी इसमें ज्यादा है क्योंकि साइज में छोटा है। साइज में छोटा है, इसका जो चार्ज टू साइज रेशियो है ये बहुत ज्यादा होगा। क्यों? इसमें चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, तो चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर आता है। चार्ज टू साइज रेशियो इसमें ज्यादा होगा, चार्ज टू साइज रेशियो इसमें कम होगा। तो इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा सेपरेशन, ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा सेपरेशन। जितना जोर से लिगांड के मेटल को स्ट्रोक करेगा उतना ही ज्यादा सेपरेशन होगा बिटवीन दिस टू लेवल। इसीलिए इसका ज्यादा है, इसका कम है। क्लियर? ओके, अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। ये गया मेटल्स हैविंग डिफरेंट चार्ज। अभी आया मेटल्स हैविंग सेम चार्ज, मेटल्स हैविंग सेम चार्ज, क्या है बोलो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जांपल लेता हूं, पूरा समझ में आ जाएगा। पकड़ लो कोबाल्ट, यहाँ पे H2O, कोबाल्ट H2O6, पकड़ लो सर पे 2 प्लस। और एक एग्जांपल देता हूं, निकल H2O6 2 प्लस। दोनों में देखो कोबाल्ट के ऊपर भी +2,
निकल के ऊपर भी +2। अभी किसका ज्यादा होगा किसका छोटा होगा, मैं बोल रहा हूं किसका ज्यादा गैप होगा किसका थोड़ा गैप होगा। तो मैं बोल रहा हूं डेल नॉट कोबाल्ट का, डेल कोबाल्ट का और ये डेल निकल के, इसका वैल्यू मुझे इतना याद नहीं है लेकिन ये याद रखना डेल कोबाल्ट का ज्यादा होगा क्या, क्योंकि इसका +2, ये भी +2, इसमें हाँ डेल कोबाल्ट का ज्यादा होगा देन डेल निकल। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये निकालने का तरीका है मैंने यहाँ पे बोल दिया, डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग को डी इलेक्ट्रॉन्स देखना होगा, जब चार्ज से पता ना चले तब डी इलेक्ट्रॉन्स देखना पड़ेगा। इसमें डी कितना है, इसमें डी है D7 और इसमें डी है D8। ये तो शायद तुम लोगों को निकालना आता है। कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ का क्या होता है आर्गन, 4s का निकल गया, D7 रहा क्योंकि कोबाल्ट 2+ 4s 2 था, 4s 0 हो गया। निकल, इसमें भी निकल 2+ है, निकल 2+ मींस क्या है आर्गन, और क्या होगा D8 होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा ये D8 है और ये D7 है। तो याद रखना, क्या याद रखना है, याद रखना है कि हमेशा इस कंपाउंड में ये ज्यादा होगा, ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा होगा इस कंपाउंड के लिए। Whereas मैं इंटेंशनली इसको छोटा करके ड्रॉ किया, इस कंपाउंड में इसका कम होगा, स्मॉल, क्यों स्मॉल, और इसमें लार्ज, क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा है ऐसे, ना यहां पे तो मैंने ही लिखा, क्योंकि D7 है, D कम इलेक्ट्रॉन है। D कम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जितना कम इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों में चार्ज सेम है, कोबाल्ट में भी +2, दोनों का चार्ज सेम है, निकल में भी +2 पकड़ लो, दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन इसमें D जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, तुम लोगों ने कभी निकाला होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल के एक चीज होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद Z इफेक्टिव निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर इसमें देखो 2+ है, इसमें 2+ है दोनों का, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, इसमें अगर डी इलेक्ट्रॉन कम है 7, डी इलेक्ट्रॉन 7 हो रहा है, तो 7 ये 2+ और ये 7 को कंपेयर करो, ये 2+ और D8 को कंपेयर करो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही पॉजिटिव जो चार्ज क्रिएट हुआ मेटल के ऊपर उसको उतना ज्यादा न्यूट्रलाइज कर पाएगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ मेटल के ऊपर उसको वो कम न्यूट्रलाइज कर पाएगा। क्या बोला मैंने बोला जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ उसको ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ उसको कम न्यूट्रलाइज करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पॉजिटिव डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेंसिटी इसमें ज्यादा होगा, 2+7 इलेक्ट्रॉन, 2+8 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रलाइजेशन इसमें ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन ज्यादा इसमें हो रहा है, लेकिन इसमें कम हो रहा है, इसमें पॉजिटिव का डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। अगर इसमें पॉजिटिव का डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर पॉजिटिव का डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, लिगांड जोर से आके स्ट्रोक करेगा, किसको, पॉजिटिव मेटल को, पॉजिटिव मेटल को उतना ही जोर से ज्यादा स्ट्रोक करेगा। मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट लिगांड एंड दैट मेटल वेयर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज हाई विल बी हाई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हाई होगा इसमें तो इसका एनर्जी गैप ऑटोमेटिकली लार्ज होगा, इसका एनर्जी गैप ऑटोमेटिकली क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये गया हम लोग का, इसका एक और कंसेप्ट है, इसका एक और कंसेप्ट है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको कैसे बोल सकते हो, देखो जैसे इसमें कोबाल्ट का एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। लिगांड आ रहा है इधर से विद नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव डाइपोल, लिगांड इधर से आ रहा है। तो अभी देखो लिगांड मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, मेटल का किसके साथ, मेटल का पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स है,
तो इसमें रिपल्शन इन दो, यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा तो कम होगा ना, व्हेयरएज यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सिंपल। अगर यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक है अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव और एक है रिपल्शन। तो दोनों क्या हो रहा है? एक है अट्रैक्शन, एक है रिपल्शन, एक है अट्रैक्शन, एक है रिपल्शन। तो दोनों क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइज हो रहा है। यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो रहा है ज्यादा, रिपल्शन भी हो रहा है, तो थोड़ा अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन का अमाउंट थोड़ा कम है, रिपल्शन का अमाउंट थोड़ा कम है, इसलिए अट्रैक्शन का अमाउंट ज्यादा है। इसीलिए अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, हमेशा याद रखना डेल वैल्यू ज्यादा होगा। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होता है तो हमेशा याद रखना डेल वैल्यू ज्यादा ही होगा। क्लियर? समझ में आया ये कंसेप्ट? ओके। तो अभी हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे। लास्ट पॉइंट में क्या है? मेटल्स विथ सेम चार्ज, metals with same number of d electrons, but different principal quantum number, एक एग्जांपल मैं देता हूं, पकड़ लो कोबाल्ट का एक एग्जांपल देता हूं। कोबाल्ट NH3, यहाँ पे पकड़ लो 3 प्लस, और यहाँ पे पकड़ लो रोडियम NH3 3 प्लस। दोनों ही देखो, कोबाल्ट के नीचे रोडियम आता है, हम लोग को पता है, अगर पीरियोडिक टेबल पता है, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम कोबाल्ट के नीचे ही आता है। तो इसमें इसका प्लस है 3 प्लस, और इसमें भी दोनों का 3 प्लस है कोबाल्ट का। तो अभी डेल वैल्यू इसका कितना है, इसका डेल वैल्यू कितना है, और इसका डेल वैल्यू कितना है? कोई आइडिया होगा तुम लोग को किसका डेल वैल्यू ज्यादा होगा? कोई आइडिया है? तो रोडियम का जो डेल वैल्यू है वो है 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स, वैरेज इसका है 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स। नियर वैल्यू है ये। तो हम लोग को पता चल रहा है इसका डेल वैल्यू ज्यादा है। इसका डेल वैल्यू ज्यादा है मींस क्या है? इसका डेल वैल्यू मींस ज्यादा है मतलब ये जो गैप है, ये गैप इसमें लार्ज होगा, लार्ज, whereas इसमें डेल वैल्यू स्मॉल। ये इसका है, ये इसका है। इसमें लार्ज क्यों हुआ? कोई आइडिया? बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो क्या चेंज है, यहाँ पे चेंज सिर्फ एक ही चीज चेंज है, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का डी इलेक्ट्रॉन भी सेम है, क्योंकि दो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, सेम चार्ज है, डी इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। इसमें भी D6 होगा, इसमें भी D6 होगा, 6 है। कोबाल्ट 3 होगा तो 6 ही होगा ना। कोबाल्ट 27 है, तो अगर 2 होने से तो 7 होता है, तो 3 होने से तो D6 ही होगा, D6 ही होगा ना। ओके, देख लेना, दोनों का D6, अगर इसका अगर D6 है, इसका भी D6 है, लेकिन द डिफरेंस इज इसका 3D6 है, इसका कोबाल्ट रोडियम 4D6 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चेंज है। तो याद रखना यहाँ पे भी सेम ही चीज है, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा बिटवीन लिगैंड एंड मेटल। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ दूसरा मतलब तरीका अपनाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग वो तरीका अपना नहीं सकेंगे, वो आएगा लिगैंड फील्ड थ्योरी में। हम लोग देखेंगे जब बॉन्ड, एक्चुअली बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब 3D के साथ लिगैंड का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, लिगैंड का p ऑर्बिटल, एंड जब 4D के साथ लिगैंड का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, हम लोग देखेंगे 3D, अगर लिगैंड का p ऑर्बिटल है, ये होगा हम लोग का, अगर लिगैंड का फील्ड p ऑर्बिटल है, थोड़ा नीचे होगा मेटल से, मेटल का ये क्या है, मेटल का 3D ऑर्बिटल, तब यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा। और जब 4D होगा, 4D ऑर्बिटल ऑटोमेटिकली थोड़ा हाई होगा 3D से, तो ऑटोमेटिकली 4D हाई होता है। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा, हम लोग देखेंगे उसमें गैप ज्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट में यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं बॉन्ड को। एक तो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, और दूसरा जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तब बोल रहे हैं कि मेटल ओवरलैप कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हो रहा है, एक ऐसा बात हुआ, ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग इस पार्ट को साइलेंट रखेंगे, इसलिए तो CFT से बेटर कुछ आइडिया जरूरत था, इसीलिए आया बाद में। CFT से सब बात हम लोग नहीं बोल पाए। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कैसे तुम लोग को ये एक्सप्लेन करूंगा। जो पहला वाला कंसेप्ट, डी ऑर्बिटल एक बहुत ही डिफ्यूज स्ट्रक्चर है, डी ऑर्बिटल एक बहुत ही डिफ्यूज स्ट्रक्चर है। पकड़ लो एक कुआ, ये तो पता है ना 3D, अगर 3D का साइज ये है, 4D का साइज ये होगा,
तो पकड़ लो एक कुआं, कुआं में अगर छोटा सा एक पत्थर गया तो हम लोग को पता चलेगा कि ढूंढने में मुश्किल होगा, पता तो चलेगा। अभी तुम्हारे पास एक और बड़ा कुआं आ गया, तो इसमें एक और सेम साइज का पत्थर डाला, किसमें ढूंढना मुश्किल होगा? इस बड़ा कुआं में। तो ये डी ऑर्बिटल को कुछ ऐसा ही समझो, इसको एक कुआं की तरह समझो। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, मतलब रिपल्शन बहुत कम हो रहा है कंपेयर टू यहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो मतलब पोजीशंस है मोर क्लोज है एक दूसरे से, यहाँ पे एक दूसरे से बहुत गैप है एक्चुअली, क्योंकि बड़ा कुआं है ना, बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए। तो एग्जैक्टली इसी केस के कारण ऐसा हो रहा है। कैसे? अभी देखो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पेस मिल रहा है, मतलब हमारे पास एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नहीं है बोल सकते हम लोग। तो यहाँ पे अगर एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा। अभी सोचो यहाँ पे एक लिगांड जा रहा है उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे भी एक लिगांड आ रहा है उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों में ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो कहां पे देखो, दोनों में ही सेंटर में पॉजिटिव चार्ज तो है ही, इसमें भी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो लिगांड उस पॉजिटिव चार्ज को लोकेट कर रहा है। दोनों ही लिगांड जो अट्रैक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे भी। तो दोनों में ही अट्रैक्शन इज स्टिल देयर, बट along with that repulsion factor another factor is there is repulsion। तो हम लोग को देखना है कहां पे रिपल्शन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, क्योंकि साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन्स आर फार अपार्ट, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब उसको भी एकोमोडेट करने में इजी होगा, तो ओवरऑल रिपल्शन कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, एम्प्टी रिपल्शन स्मॉल, अट्रैक्शन मोर, और यहाँ पे अट्रैक्शन लेस रिपल्शन ज्यादा। तो अगर यहाँ पे अट्रैक्शन मोर है तो ऑब्वियसली मोर पोलराइजेशन होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का लिगांड और मेटल का, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इसका बढ़ जाएगा, इसीलिए तो 34,000 एंड 23,000। तो हमेशा याद रखना, विथ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेल वैल्यू इंक्रीजेस, विथ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेल वैल्यू इंक्रीजेस। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके ओके। तो अभी हम लोग का एक और चीज बाकी है जो है टाइप ऑफ लिगांड, टाइप ऑफ लिगांड। ये पार्ट को हम लोग आज इतना अच्छे से नहीं देखेंगे, ये पार्ट को मैं टोटली नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगा। लिगांड के साथ मतलब ऐसा क्या है, लिगांड चेंज होने से कैसे वो डिस्टेंस चेंज होगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को समझाऊंगा। अब आज का क्लास के लिए मेटल के साथ इंटरेक्शन देखा हम लोगों ने, सीएफटी समझा, सीएफटी का बेसिक क्या है वो सीएफटी का बेसिक समझा, मेटल चेंज होने से, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होने से, मेटल का डी इलेक्ट्रॉन चेंज होने से कैसे वो गैप डेल वैल्यू चेंज होता है, वो हम लोगों ने देखा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी डेल वैल्यू एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लिगांड के ऊपर। लिगांड चेंज होने से डेल वैल्यू कैसे चेंज होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मुझे बोलना क्लास कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू।